नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार राठौर। टारगेट विद सरकारी रोजगार में आपका एक बार फिर स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोगों की पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका नाम है समास। समास एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो पुलिस में समास से रिलेटिव क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम समास का चैप्टर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इसको शेयर कर दें। तो समास क्या होता है? समास का जो अर्थ होता है, समास का अर्थ, तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। और संक्षेप का मतलब होता है किसी चीज़ को जो लॉन्ग है उसको शॉर्ट में बताना, यानी कि किसी चीज़ को छोटा करके बताना, यानी कि संक्षेप। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। संक्षेप अर्थात छोटा करना होता है। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करता हूँ कि समास की जो परिभाषा है, तो कभी देखो क्वेश्चन कैसा भी घूम फिर के आ सकता है, तो तुम्हें सारी ही चीज़ें याद रखनी है। तो इसकी परिभाषा क्या है, एक बार अगर मैं यहाँ पे समझा देता हूँ तुमको। तो ये मैंने लिखा है क्या? पद। ठीक है, पद। तो इसको समझो ऐसे कि दो पदों के मध्य, ठीक है, दो पदों के मध्य ये जो विभक्ति दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये विभक्ति है कि दो पदों के मध्य विभक्ति को हटाकर उन दोनों पदों को पास पास लिखना समास कहलाता है। यानी कि एक पद ये है, एक पद ये है, इन दोनों को हटा दो, इन दोनों के मध्य ये जो तुम्हें विभक्ति दिखाई दे रही है इसको हटा दो और इन दोनों को पास पास लिख देंगे, तो हमारी क्या बन जाएगी? परिभाषा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? हमारी परिभाषा। तो दो पदों के मध्य प्रयुक्त विभक्ति को हटाकर उन्हें पास पास लिख देना समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, तो ये उम्मीद है परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। ये जो मैंने परिभाषा बोली है इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आगे ये परिभाषा हो गई है। अब समास की अगर हम बात करते हैं तो समास क्या होता है? समास अभी अगर एग्जाम्पल से हम इसको समझें तो जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे रात ही रात में, रात ही रात में, ये क्या है? ये इस समय होता है एक समास विग्रह। ये क्या है? एक समास विग्रह है। और मैंने बताया है कि समास का मतलब होता है संक्षेप। तो मैं इन सभी शब्दों को 1 2 3 4 इन सभी शब्दों को संक्षेप कर दूंगा और बस हमारा क्या बन जाएगा? समास बन जाएगा। यानी कि एक शब्द बन जाएगा रातों रात। रातों रात, और रातों रात में हमारा क्या बन चुका है? एक समास बन चुका है। आगे बात समझ में? तो यही होता है संक्षेप, यानी कि समास, किसी चीज़ को छोटा करके बता देना। तो इतने चारों शब्दों को मैंने एक ही शब्द में बदल दिया है, यानी कि ये हमारा समास है। अब इसी प्रक्रिया के द्वारा जो एक प्रक्रिया के द्वारा बना है, तो इसको हम सामासिक पद भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सामासिक पद भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लिखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख लेते हैं। पहले अगर समास के विलोम की बात करते हैं, विलोम, तो इसके विलोम में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका विलोम विग्रह होता है, लेकिन इसका विलोम जो होता है वो होता है क्या? व्यास। इसका विलोम क्या होता है? व्यास। अगर हम इस व्यास शब्द को तोड़ेंगे तो वी जमा आस, वी जमा आस, छोटी ई प्लस आ मिलकर क्या हो जाता है? या। और इस या में जो संधि है वो कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। और यण संधि किस संधि का पार्ट है? स्वर संधि का। किस संधि का पार्ट है? स्वर संधि का पार्ट है। ठीक है, तो इसका विलोम हो जाएगा क्या? व्यास। आगे दूसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे कि समास प्रक्रिया द्वारा, समास विग्रह, या ऐसी करके लिखो उसको, समास प्रक्रिया द्वारा बना नया शब्द समास कहलाता है या सामासिक पद कहलाता है। तो समास प्रक्रिया द्वारा बना नया शब्द सामासिक पद कहलाता है। सामासिक पद
कहलाता है। जैसे कैसे यहाँ पे देखो ध्यान से कैसे बनेगा ये। अभी मैंने यहाँ पे रातों रात बना करके दिखाया है, तो रात ही रात में, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, रात ही रात में, ये क्या है, एक समास विग्रह है। और इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, एक ही शब्द में रातों रात, यही शब्द हमारा क्या है, सामासिक पद है। यही हमारा समास भी है, यही हमारा क्या है, सामासिक पद भी होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। आगे देखते हैं, अगर इसमें आगे देखते हैं तो इसमें क्या है, समास। समास अगर हम देखेंगे प्रकार की अगर बात करें तो हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट बना के लिख लेना, पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। इसमें तुमसे ही नाम नहीं पूछेगा, अगर नाम पूछता है तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ। प्रथम पद प्रधान समास, द्वितीय पद प्रधान समास, और द्वितीय पद अप्रधान समास, द्वितीय पद अप्रधान समास, और उभय पद प्रधान समास। इस तरह से होगा। एक तो होगा जिसमें पहला पद प्रधान होगा, जिसमें दूसरा पद प्रधान होगा, और एक जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होंगे, और एक जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे। ठीक है, इस तरह से पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होंगे। आगे अगर हम देखते हैं कि हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं। हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। आपको नाम याद रखना है। नंबर 1 जो समास है उसका नाम है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, नंबर 2 पे क्या है, नंबर 2 तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और नंबर 3 होगा कर्मधारय समास, और नंबर 4 हो जाएगा द्विगु समास। नंबर 5 हो जाएगा द्वंद्व समास, और नंबर 6 हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव हो चुका है, सॉरी, कर्म बहुव्रीहि समास। ये होते हैं हमारे हिंदी में समास 6 प्रकार के। ठीक है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अब हम सबको एक एक करके पढ़ लेते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास। जिस समास में, मैं इसको बोल रहा हूं आप लिख लेना, जिस समास में पहला पद अव्यय हो, या पहला पद प्रधान हो, या पहला पद उपसर्ग हो, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। वहां पर कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। डायरेक्ट हम इसकी पहचान लिखेंगे। पहचान कैसे होगी, पहचान होगी उप प्रति
यथा, हर, आ, अनु। अगर किसी भी समास के शुरू में ये शब्द तुम्हें दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाना वहाँ पर कौन सा समास होगा, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाता हूँ, उपकूल। उपकूल, तो उपकूल, उपकूल यानी कि इसका जो अर्थ हो जाएगा कुल के समीप, कुल के समीप। तो पहला शब्द हमारा क्या है, उप है। ऐसे ही प्रत्येक, प्रत्येक, ऐसे ही प्रतिदिन, प्रत्येक मतलब हर एक, हर एक, प्रतिदिन यानी कि प्रतिदिन यानी कि हर दिन, हर दिन, ठीक है। यथासंभव, यथासंभव, यथासंभव यानी कि जहाँ तक संभव हो सके, ठीक है। ऐसी हमारा हर सॉरी हर नहीं, भर आएगा इसके स्थान पर, भर पेट यानी कि पेट भरकर, ठीक है। अनुचर यानी कि अन्यचर। तो ऐसे ही जो शब्द होते हैं वो हमारे किस में प्रयोग किए जाते हैं, अव्ययी भाव समास में। बस ज़्यादा लेंथी हम नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम की दृष्टि से ही पढ़ेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप केवल जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप केवल इतना ही पढ़ लीजिए, काफ़ी, यही तुम्हारे लिए बहुत पर्याप्त हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आएगा तत्पुरुष समास, और बाद में इनके ये जितने भी मैं समास पढ़ा रहा हूँ इनकी मैं एक लिस्ट चार्ट सा बना दूंगा यहाँ पे, और उसको आप ध्यान से देख लेना। तो तत्पुरुष समास पे अगर हम बात करते हैं, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। इस बात का तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं, तो इसके कुछ तुमसे भेद पूछे जा सकते हैं। इसके भेद कितने हैं, तो इसके 6 भेद हैं। कितने हैं इसके, 6 भेद हैं। ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट शब्द है। ये कितने हैं इसके भेद, 6 भेद हैं, और 6 के 6 भेदों के तुम्हें नाम याद रखने हैं। पहला इसमें जो भेद है वो है कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। इसमें अगर तुमसे विभक्ति पूछेगा तो इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो लोप होता है वो किस विभक्ति का लोप होता है, इसमें एक विभक्ति होती है को, कर्म कारक की विभक्ति होती है को। जब हमारे पास में कोई ऐसा शब्द आ जाए जिसमें को छिपा हुआ है, इसका मतलब वहाँ पर कौन सा समास होगा, वहाँ पर होगा कर्म तत्पुरुष समास द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास, द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ इसके मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, आप उसको देख लेना, ठीक है। जैसे ग्रामगत, तो इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो इस ग्रामगत में को छिपा हुआ है। अब को यहाँ पे आ जाएगा ग्राम को गत, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आगे दूंगा, आप उनका रिवाइज कर लेना। तो ग्राम को गत, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं पढ़ेंगे हम, केवल हम यहाँ पे समझेंगे। बाकी इसके जो एग्जाम्पल है वो आगे आपको मिलेंगे इसके बाद में, ठीक है। ये हो जाएगा। तो ग्राम को गत, इसमें को छिपा हुआ था, ठीक है। ऐसे ही दूसरे नंबर का जो होगा हमारा वो हो जाएगा करण तत्पुरुष समास, और इसमें जो विभक्ति आएगी वो आ जाएगी तृतीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति आ जाएगी, तृतीय विभक्ति। इसमें किस चीज का लोप रहेगा, तो करण कारक की विभक्ति क्या होती है, से, इसका लोप रहेगा, ठीक है। जैसे प्रेमांध, इसमें छिपा हुआ है प्रेम से अंधा। मोहांध, मोह से अंधा, ये है इसमें, ठीक है।
इसी तरह से आगे देख लेते हैं। नंबर 3 पे हम देख लेते हैं। नंबर 3 है हमारा कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष समास। और इसमें जो विभक्ति आएगी वो कौन सी आएगी, वो है तृतीय नहीं आएगी हमारी, द्वितीय तृतीय चतुर्थी विभक्ति आएगी, चतुर्थी विभक्ति। ये विभक्ति आपको जरूर याद रखनी है। ऐसा है कि प्रेमान दे दिया, मोहन दे दिया, तुमसे ये ना पूछा तो ये दे देगा ऑप्शन में तृतीय विभक्ति, तो आपको ये भी याद रखनी पड़ेगी। जैसे इसमें किस चीज़ का लोप रहेगा, तो इसमें जो लोप रहेगा वो के लिए का रहेगा। किसका रहेगा, वो के लिए का। तो इसमें जो लोप रहेगा वो के लिए का रहेगा। आगे देखते हैं। इसमें जैसे मालगाड़ी, तो समास विग्रह करेंगे इसका, माल के लिए गाड़ी। ठीक है, रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा। ठीक है, इसी तरह से आगे नंबर 4 हम देख लेते हैं। संप्रदान हो गया हमारा। इसके बाद है अपादान। अपादान तत्पुरुष समास और विभक्ति हो जाएगी कौन सी, पंचमी, पंचमी विभक्ति। ठीक है, क्या हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो इसमें किस चीज़ का लोप रहेगा, तो इसमें जो लोप रहेगा, इसमें के लिए का था, इसमें से का रहेगा, लेकिन इस से क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, क्योंकि अपदान कारक में से विभक्ति आती है और करण में भी से विभक्ति आती है। उसमें माध्यम होना चाहिए करण में, लेकिन इसमें अपदान में अलग होने का भाव होना चाहिए। जैसे धनहीन, तो धन से हीन, गुणहीन, गुण से हीन। ठीक है, इस तरह से छिपा हुआ है इन सभी में। आगे देखो नंबर 5। नंबर 5 पे आएगा हमारा संबंध तत्पुरुष समास और विभक्ति, ये पंचमी थी, ये कौन सी विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति। और इसमें किस चीज़ का लोप रहेगा, इसमें जो लोप रहेगा, लोप, इसमें जो लोप है वो किस चीज़ का रहेगा, संबंध में का, के, की, इन तीनों विभक्तियों का इसमें लोप रहेगा। जैसे प्रजापति, तो प्रजा का पति, प्रजा का पति, इसका समास विग्रह होगा प्रजा का पति। ऐसे ही राजकुमार, राजकुमार, राजा का कुमार, राजा का कुमार। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा नंबर 6 पे जो लास्ट बचा है वो है अधिकरण तत्पुरुष समास और विभक्ति कौन सी हो जाएगी, इसकी षष्ठी है तो ये हो जाएगी सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। अब इसमें किस चीज़ का लोप रहेगा, तो इसमें जो लोप रहेगा वो में पर ऊपर, इसका लोप रहेगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा आप बीती, आप बीती, आप पर बीती। आप पर बीती। ठीक है, तो जहां पर भी समास विग्रह करने पर में पर ऊपर आ जाए वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, इसके भी एग्जाम्पल आगे आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही और एग्जाम्पल इसका अगर देखते हैं, चलो इतना ही काफ़ी है और आगे एग्जाम्पल हम करेंगे ही। ठीक है, ज़्यादा समय खराब नहीं करते। देखिए आगे 2 हमने पढ़ लिए, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी है और वो क्या है, वो ये है विशेषण विशेष्य। बस इसमें 2 ही चीज़ें आपको देखनी है, विशेषण और विशेष्य। तो विशेषण क्या होता है,
वह शब्द जो विशेषता बताने का काम करता है वो विशेषण, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि पहला पद दूसरे पद की, दूसरा पद पहले पद की, जहाँ पर विशेषता बताए वहाँ पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। या जिस समास में समास विग्रह करने पर के समान या फिर है जो जैसे शब्द प्रयुक्त होते हैं अधिकांश, वहाँ पर कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। जैसे इसके डायरेक्ट हम जैसे कि समास विग्रह कैसे करने पर होता है, एक तो इसमें है जो और के समान। जब भी हम समास विग्रह करेंगे तो ये हमें अक्सर देखने को मिलेंगे, या तो है जो आएगा या फिर के समान आएगा। तो देखो जैसे एग्जाम्पल, चंद्रमुख। ठीक है, चंद्र के समान मुख, इसका जो समास विग्रह हो जाएगा चंद्र के समान मुख। ठीक है, चंद्र के समान मुख। आगे जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल। ठीक है, चरण कमल, चरण कमल, तो कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। ठीक है, ऐसे ही महर्षि, महान है जो ऋषि, महान है जो ऋषि। ठीक है, इसके भी एग्जाम्पल आगे बहुत सारे देखने को मिलेंगे। आगे नंबर 4 पे हेडिंग आएगा हमारा द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास का मतलब होता है, द्विगु का मतलब होता है दो गायों का समूह या समाहार। तो जिसमें पहला पद संख्यावाचक और दूसरा पद संज्ञा हो, और जब दोनों पद मिल जाएंगे यानी कि संख्यावाचक और संज्ञा, जब ये दोनों पद मिल जाएंगे और जब ये समूह का बोध बना देंगे, समूह का बोध करा देंगे, वहाँ पर कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। कैसे, एक बार इसको देख लेते हैं अच्छे से। इसमें क्या होगा, पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक, क्या होगा इसमें, संख्यावाचक। सेकंड पद क्या होगा इसका, सेकंड पद होगा संज्ञा। और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो किसका बोध कराएंगे, ये समूह का बोध कराएंगे। किसका बोध करा देंगे, समूह का बोध करा देंगे, वहाँ पर द्विगु समास होगा। इसमें 100% पहला पद संख्यावाचक होगा। कैसे, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पंचवटी, पंच का मतलब होता है 5 और वटी मतलब वट, 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह। ठीक है, ऐसे ही चौराहा, 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। गिनती में समास पूछेगा, अगर कोई संख्या 10 से विभाजित हो रही है उसमें द्विगु समास होगा, लेकिन जो मध्य का अंक होता है उसमें द्वंद्व समास होता है। उसमें कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। तो 1 से लेकर के 10 तक जो हमारी संख्याएं हैं उसमें कौन सा समास होगा, द्विगु समास। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि 10 और 20, इसके बीच में जो मध्य है, इन दोनों के बीच में जो मध्य का अंक है, 40 और 50 के बीच में जो मध्य का अंक है, 100 और 200 के बीच में जो मध्य का अंक है, 100 और 200 के बीच में जो मध्य का अंक है, अगर उनमें कोई अंक ऐसा है जो 10 से विभाजित हो रहा है तो उसमें द्विगु समास होगा। और अगर 10 से विभाजित नहीं हो रहा है, 111 है, 112 है, 100 और 115 है, ये 10 से विभाजित नहीं है, तो इनमें द्विगु समास होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 25 मैंने नहीं, जैसे 20 हो गया और 30 हो गया, 20 और 30। जैसे तुमसे पूछ लेगा कि बताओ 25 में कौन सा समास है, किसमें, जैसे 25 में या फिर 31 में या 61 में कौन सा समास होगा, तो इनमें जो समास होते हैं ये मध्य के अंक माने जाते हैं और इनमें द्वंद्व समास होता है। तो 6 और 60,
तो और आ गया, यानी कि इसमें कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। आगे इसमें क्या रह गया है वो देख लेते हैं। द्वंद्व समास रह चुका है, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है दो, द्वंद्व का मतलब क्या होता है, दो, जिसके दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर क्या होगा, द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद एक दूसरे के विलोम हो या फिर विलोम के जैसे हो वहाँ पर भी कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे रात दिन, तो रात और दिन, रात और दिन, ठीक है। सुबह शाम, सुबह और शाम, है ना। ऐसे ही तन मन धन, तन मन और धन, रोटी कपड़ा और या रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। इस तरह से अब जो समास बचा है उसका नाम है बहुव्रीहि। लास्ट समास हमारा बचा है, बस अंतिम समास रह चुका है, इसको भी हम जल्दी के साथ पढ़ लेते हैं। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है, जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, अर्थात दो पद मिलेंगे और तीसरे पद को प्रधान बना देंगे, वहाँ पर कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होता है। और बहुव्रीहि समास के जो अधिकांश उदाहरण होते हैं वो ईश्वर की ओर संकेत करते हैं। किसकी ओर संकेत करते हैं, ईश्वर की ओर संकेत करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं इसमें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे हो गया दशानन, क्या हो गया, दशानन हो जाएगा। ऐसे ही लंबोदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंबोदर। श्रीश हो जाएगा और मनोज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो 10 है आनंद, जिसके चतुर्भुज भी इसमें हो जाएगा, चतुर्भुज, ठीक है। त्रिनेत्र, त्रिलोचन, त्रिलोचन, त्रिलोचन। तो 10 है आनंद, जिसके लंबा है उधर, जिसका श्री के हैं जो ईश, मन में जन्म लेता है जो, 4 भुजाएं हैं जिसकी, त्रिलोचन है जिसके। ये रावण का, ये गणेश, ये लक्ष्मी, ये कामदेव, और 4 भुजाएं किसकी हैं, विष्णु की। त्रिलोचन यानी लोचन यानी कि आंखें, 3 आंखें किसकी हैं, वो शिव की है, किसकी है, शिव की है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बहुत सारे एग्जाम्पल जो हमने समास पढ़ लिए हैं उनको ही हम, बहुत सारे जो एग्जाम्पल हैं हम उसको एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर दृष्टि डाल लेते हैं। जो समास में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं मोटी मोटी, ठीक है। तो यहाँ पे यथाशक्ति, अभी मैंने बताया है पीछे कि अगर किसी शब्द में यथा लगा हो, उप लगा हो, प्रय लगा हो, प्रति लगा हो, आ लगा हो, इन सभी उपसर्गों से क्या होता है, हमारे अव्ययी समास का निर्माण होता है। तो यथाशक्ति, यथासंभव, प्रत्येक, निर्विवाद, यावत जीवन, जब तक जीवन है। अगर मैं इसका अर्थ तुम्हें बताऊं तो इसका अर्थ पेपर में नहीं पूछा जाता है, केवल ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा समास या किस शब्द में कौन सा समास है। तो ये जो मैंने लिखे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इनमें से सवाल पूछे गए हैं बार बार। ऐसे यथाशक्ति है, यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी सारे तुम्हें शब्द दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे ही इन सभी में अव्ययीभाव समास होगा। क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। अगर मैं इनका तुम्हें अर्थ बताऊं तो एक बार मैं जल्दी से इनका अर्थ बता देता हूं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथासंभव जहाँ तक संभव हो, प्रत्येक यानी कि एक, निर्विवाद बिना विवाद के, यावत जीवन का मतलब होता है जब तक जीवन है, सरासर यानी कि एकदम, उपकूल का मतलब होता है एकदम, आदोपांत का मतलब होता है आदि से अंत तक, लावारिस बिना बारिश के, धड़ाधड़ यानी कि जल्दी जल्दी, आपाद मस्तक का मतलब होता है कि पैर से सिर तक, अक्षी के सामने, परोक्ष का मतलब होता है अक्षी के सामने, और दिनानुदिन का मतलब होता है दिन के बाद दिन, और दिनम दिनम प्रति, इसका तुम्हें याद रखना है, दिनम दिनम प्रति, इसका समास विग्रह पूछा गया है तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, दिनम दिनम प्रति। क्या हो जाएगा, दिनम
दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति, सेवा के अर्थ में बिना चैन के, निसंदेह बिना संदेह के और अवधान के साथ। ठीक है, तो ये इनके मैंने समास वगैरह आपको बता दिए हैं। ऐसी ग्रहकट यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी में क्या है? तत्पुरुष समास है। इन सभी में क्या है? तत्पुरुष समास है। ग्रह को काटने वाला, विरोध को जन्म देने वाला, आपत्ति को जन्म देने वाला, आशा को तीत, स्वर्ग को गत, मोक्ष को प्राप्त, संकट को आपन्न का मतलब होता है पाया हुआ, विकास को उन्मुख, मन को हरने वाला, गोबर से निर्मित गणेश, आँखों से देखी, मद से अंधा, महिमा से मंडित, गुरु के लिए दक्षिणा, यज्ञ के लिए बेदी, माल के लिए गोदाम, मुंह से मांगा और वाक से युद्ध, रंग के लिए मंच, रेल के लिए भाड़ा और विवाह से इतर और भाग्य से हीन। अब यहाँ से देखते हैं तो इन सब में यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन सब में भी तत्पुरुष समास है। और कौन सा तत्पुरुष समास है इनका मैं समास विग्रह करके बता रहा हूँ, आप अपने आप ही देख लेना। तो पद का अंश तत्पुरुष समास, गो का दान, लाख का पति, वज्र का दे, लक्ष्मी के पति, मूर्ति की पूजा, सीमा की रेखा, काठ की पुतली, भूखा कंप, प्राणों की आहुति, प्रेम के उपासक, दृष्टि का कोण, मन की स्थिति, मृत्यु का दंड, हर फन में मोला, तीर्थों में अटन, अटन अटन का मतलब होता है भ्रमण, बोलने में वीर, आप पर बीती, राजा का पुरुष, फूलों की बाड़ी, पशु की बलि और बलि के लिए पशु, और चाणक्य का मतलब होता है चणक का पुत्र, पीताम्बर। यहाँ से यहाँ तक इन सभी में ये जितने भी शब्द यहाँ से यहाँ तक तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, सब में कर्मधारय समास होगा। पीत है अंबर जिसके, मंद है बुद्धि जिसकी, महान है जो पुरुष, मृदु है जो वाणी, प्रिय है जो सखा, गुरु है जो देव, नया है जो युवक, दीर्घायु दीर्घ है जिसकी आयु, और दुरात्मा बुरी है जिसकी आत्मा, दुरात्मा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब में कर्मधारय समास होगा। अब इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जितने भी तुम्हें शब्द दिखा रहे, हरिशंकर से लेकर के 25 तक जो शब्द हैं उन सब में द्वंद्व समास होगा। हरि और शंकर, द्वंद्व समास का विग्रह करते समय मैंने बताया है या अथवा और का भी प्रयोग हम करते हैं। हरि और शंकर, धनुष और बाण, राम और कृष्ण, आहार और निद्रा, नौन तेल का मतलब होता है नमक और तेल, नौन तेल, चाल चलन, चाल और चलन, 100 25, 100 और 25, लेन देन, लेन और देन, 25 यानी कि 5 और 20, 25। अब यहाँ से आगे देखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दुश्रुति जिसको बोलते हैं, लास्ट में 25 यहाँ से नवरत्न से लेकर के दुश्रुति तक द्विगु समास होगा। तो नवरत्न, ठीक है, पहला शब्द संख्यावाचक है, 9 रत्नों का समूह, 2 वेदों का समूह, 3 भुजाओं का समूह, 4 दिशाओं का समूह और 2 सूतों वाला। ठीक है, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी तुम्हें अक्षर दिखाई दे रहे हैं, शब्द दिखाई दे रहे हैं, इन सब में बहुब्रीहि समास होगा। पद्म है जिसका आसन, पद्मासन, प्रात है जिसको उदक, मन को मथने वाला है जो, पंख में पैदा जन्मा है जो, या पंख में जन्मा है जो पंकज, वज्र है पानी में जिसकी, पानी का मतलब होता है हाथ, विष को धारण करने वाला है जो, आंसू है जो तोष यानी कि शीघ्र प्रसन्न होने वाला है जो, वक्र है जिसका तुंड, वक्र तुंड, तुंड का मतलब होता है मुख और वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, तो वक्र है जिसका तुंड, कपियों में है जो ईश, अंशु है जिसकी माला, अंशु का मतलब होता है किरण, किरण का पर्यायवाची अंशु, कतरव्योत, कांत क्या वो इसका अगर हम देखेंगे, इस सहस्राक्ष का पहले देख लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे। सहस्राक्ष का मतलब होता है जिसकी हजारों आंखें हैं, इंद्र की हजारों आंखें हैं। कतरव्योत का मतलब होता है कांट और छाट, तो कांट और छाट में द्वंद्व समास है। दही में डूबा बड़ा, तो तत्पुरुष समास होगा। कान में फुसी, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। भव से तारण, अपदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। शपथ के लिए पत्र, संप्रदान हो जाएगा। मृग छोना, मृग के लिए छोना, ये संप्रदान तत्पुरुष समास। और तल्लीन में यानी कि उसमें लीन, इसमें क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। और कर्तरी प्रयोग का मतलब होता है कि कर्ता के लिंग पुरुष वचन काल के अनुसार जहाँ पर क्रिया का प्रयोग होता है वहाँ पर कर्तरी प्रयोग होता है, और कर्तरी प्रयोग में अलुक तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, इसके बाद है खड़ी बोली, खड़ी है जो बोली, खड़ी है जो बोली। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं
संज्ञा का चैप्टर है। समास हमने पढ़ लिया है, अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, संज्ञा का चैप्टर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आइए अब शुरू करते हैं संज्ञा। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, यानी कि इसे नाम भी कहते हैं, इसे नाम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नाम भी। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, प्रत्येक चीज़ का, प्रत्येक वस्तु का अपना एक नाम होता है, उसी नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो परिभाषा जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर लेना। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण तथा अवस्था के नाम का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण तथा अवस्था के नाम का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। उम्मीद है परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करते हैं इसके प्रकारों की, तो संज्ञा के जो प्रकार बताए हैं, कुछ आधार हैं, उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। वही व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो वो 3 प्रकार की होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 3। कौन कौन सी होती हैं, एक होता है रूढ़, एक होता है क्या, यौगिक, और दूसरा होता है योग रूढ़। ठीक है, इसको शायद मैंने पढ़ा दिया है। अब आगे देखते हैं, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। उन 5 ही प्रकार को हम पढ़ेंगे। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हिंदी व्याकरण में जितनी भी संज्ञाएं हैं उनको 2 आधारों पर डिवाइड किया गया है। कितने आधारों पर, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो किसके आधार पर, धर्म के आधार पर किया गया है, और जो दूसरा है वो किस आधार पर किया गया है, उसे हम कहते हैं वस्तु के आधार पर। किसके आधार पर, वस्तु के आधार पर डिवाइड किया गया। एक भाव के आधार पर और एक वस्तु के आधार पर। भाव में जैसे कि रंग, रूप, गुण, आकार ये आ जाते हैं, और वस्तु में जैसे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, और एक क्या आ जाएगी, पदार्थवाचक। ठीक है, तो 5 प्रकार हमको पढ़ने हैं। पहला प्रकार हम पढ़ेंगे जिसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम क्या समझते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के निश्चित नाम का बोध होता है, वहाँ पर क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो इसमें क्या होगा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के निश्चित नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक वचन से बहुवचन नहीं बनता है। ये इसकी खास पहचान है, एक वचन से बहुवचन इसका नहीं बनता है। और अगर किसी वजह से व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक वचन से बहुवचन बन गया, फिर वो संज्ञा
जातिवाचक बन जाएगी। अगर कोई भी चीज़ बहुवचन में है तो वो सिर्फ क्या है, जातिवाचक है, बाकी बहुवचन में और संज्ञाएं नहीं आती है। जैसे इसमें देखेंगे, इसकी पहचान हो गई है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, पहचान हो गई है इसकी, एक वचन से बहुवचन नहीं बनता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे नगरों के नाम, नगरों के नाम, नगरों के नाम जैसे कि कैसे होता है, पटना होता है और दिल्ली, कलकत्ता, कलकत्ता, मुंबई, इस तरह से। अगर ये नगरों के नाम हो गए, ऐसे ही स्थानों के नाम भी यही हो जाएंगे। और जैसे पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम जैसे कि रॉकी पर्वत, रॉकी, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, है ना। इसी तरह से चोटियों के नाम, चोटियों के नाम, चोटियों के नाम जैसे एवरेस्ट, एवरेस्ट चोटी हो गई। और कौन सी हो गई, गुरु शिखर, गुरु शिखर और अमरकंटक, अमरकंटक, इस तरह से। और जैसे दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतने सारे एग्जाम्पल ना लिख करके केवल एक ही लाइन याद रखनी है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक वचन से बहुवचन नहीं बनता है। तो जितनी मैंने संज्ञा लिखे हैं, पटनों, दिल्लो, कलकत्तों, कोरो की, नहीं होने का, बिल्कुल भी नहीं होने का। इस बात का ध्यान रखना है कि एक वचन संज्ञा, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, उसका एक वचन से बहुवचन नहीं हो बनता है। अगर किसी वजह से बन जाता है, जैसे पटना का नहीं बन सकता, लेकिन कुछ संज्ञा है जिसका बन सकता है या बन सकता है, वैसे तो बनेगा नहीं, लेकिन किसी वजह से अगर बन सकता है तो फिर वो व्यक्तिवाचक नहीं रहेगी, फिर वो जातिवाचक बन जाएगी। इस बात का तुम ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे लिखेंगे हम, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक वचन से बहुवचन बन जाता है तो फिर वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, ठीक है। वो क्या बन जाएगी, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। नेक्स्ट और देखते हैं इसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक होना, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक होना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है, क्योंकि मैंने ये बताया है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसका एक वचन नहीं बनता है, वो बहुवचन नहीं बनता है। लेकिन अभी उसके बाद मैंने यही बताया है कि अगर किसी वजह से बन जाता है तो फिर वो व्यक्तिवाचक नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगी, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। इसका भी तुम्हें ध्यान रखना है। जैसे अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक कैसे बनेगी, तो ध्यान से देखो यहाँ पे, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब देखो यहाँ पे क्या है, पंडित जी हमें व्यक्तिवाचक का जातिवाचक बनाना है, सॉरी गलत हो गया एग्जाम्पल है।
जैसे एग्जाम्पल है, देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। अब देखो यहाँ पे हरिश्चंद्र आ गया। अब यहाँ पे हरिश्चंद्र एक नाम न करके उसकी जाति का बोध हो रहा है, यानी कि हमारे देश में आज भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। तो इस हरिश्चंद्रों में व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा इसमें होगी। और ऐसे ही देखेंगे, जैसे हमारे स्कूल में विराट कोहली की कमी नहीं है। हमारे स्कूल में विराट कोहली की कमी नहीं है। तो यहाँ पे विराट कोहली की बात की जा रही है, यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये उसकी जाति का बोध करा रहे हैं। इसका मतलब हमारे देश में या हमारे स्कूल में अच्छे खेलने वाले विद्यार्थी हैं जो विराट कोहली की तरह खेलते हैं, यानी कि उसकी जाति की, विराट कोहली की जाति का बोध यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। और क्या है देखो, और एग्जाम्पल देखो इसमें, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो हमारे देश में जयचंद्रों की कमी नहीं है, यानी कि उसकी, इसमें जयचंद में भी क्या होगा? व्यक्तिवाचक नहीं है, इसमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसमें भी क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने पढ़ी है, बड़ी ही डिटेल के साथ हमने इसको पढ़ा है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसमें कि हिंदी व्याकरण में, एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेंगे, हिंदी व्याकरण में संज्ञा को दो भागों में विभक्त किया गया है। दो भागों में विभक्त किया गया है। किसके आधार पर? नंबर 1 है धर्म के आधार पर, और नंबर 2 है वस्तु के आधार पर। नंबर 1 धर्म के आधार पर और दूसरा वस्तु के आधार पर। तो इसमें आ जाएगा जैसे कि गुण है, रंग है, आकार है, इसमें आ जाएगा। और इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आएगी व्यक्तिवाचक, इसमें आएगा जातिवाचक, इसमें आएगा पदार्थवाचक, और इसमें आएगा समूहवाचक। ये आ जाएगा इसमें। तो ध्यान रखना है, हिंदी व्याकरण में संज्ञा को दो भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, धर्म के आधार पर और वस्तु के आधार पर। ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें।